बेटा अपने इस प्रॉब्लम में हमारे पास एक प्लेन है जिसके ऊपर m मास का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। और अगला इंफॉर्मेशन ये है कि एट द मोमेंट t इक्वल्स टू 0 ए हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड टू इट विच वेरीज विथ टाइम एज f इक्वल्स टू at। तो टाइम t इक्वल्स टू 0 पर इस पर एक फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स है ना, और वो F इक्वल्स टू ए टी से गिवन है। मतलब अपना फोर्स जो है टाइम का फंक्शन है। दूसरी बात यह है कि ये जो आपका वेक्टर ए है वो कांस्टेंट है। अब आप इसी से समझ लो कि अगर वेक्टर कांस्टेंट है इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है। तो अपना ये जो बॉडी है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो बेसिकली ये हमारे लिए वन डायमेंशनल मोशन का एक प्रॉब्लम है ना, क्लियर हो गया। अब करना क्या है, हमको निकालना है द डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द फर्स्ट t सेकेंड्स आफ्टर द फोर्स एक्शन बिगन। मतलब यहाँ से t सेकेंड तक कितना डिस्टेंस चला हमारा बॉडी वो निकालना है। अब देखिए हम लोग इसको एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। पहले समझो कि टाइम t इक्वल्स टू 0 पर अपने बॉडी पे जो फोर्स लग रहा था वो तो 0 हो गया। आप यहाँ पे t की वैल्यू 0 रखेंगे तो फोर्स 0 हो जाएगा। इट मीन्स कि अपना बॉडी रुका हुआ है और वो ऐसे भी क्वेश्चन से स्पष्ट है। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो ये f बढ़ेगा और इसकी टेंडेंसी होगी कि इस ब्लॉक को आगे की तरफ मूव करा के ले जाया जाए। लेकिन चूंकि फ्रिक्शन भी लग रहा है तो फ्रिक्शन इसके रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए इस डायरेक्शन में एक्ट करना स्टार्ट कर जाएगा। अच्छा, अब ये फ्रिक्शन कैसा है? ऑब्वियस सी बात है कि ये जो है स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका F बढ़ेगा और जैसे जैसे F बढ़ेगा वैसे वैसे ये Fs भी बढ़ेगा। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि ये जो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसका एक लिमिटेशन होता है। एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद वो नहीं बढ़ सकता है ना, जिसको कि हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो जब हमारा अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा उसके बाद ही तब हमारा बॉडी चलना स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये निकालते हैं कि किस मोमेंट पर अपना अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फोर्स के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया कि एट t0 द अप्लाइड फोर्स F बिकम्स है ना लिमिटिंग फोर्स, मतलब कि Fs मैक्सिमम। अब आप बताओ कि Fs मैक्सिमम का जो वैल्यू होता है वो तो k इंटू n के बराबर होता है। n क्या है हम लोग जानते हैं कि ये इस डायरेक्शन में नॉर्मल इस पे लगाएगा सरफेस और इस बॉडी पर नीचे की तरफ एक फोर्स mg लगेगा। और चूंकि हमारा बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो अपने लिए n इक्वल्स टू mg यहाँ से है ना स्पष्ट रूप से निकल जाएगा। तो यहाँ मैं लिखूँ kn और n इक्वल्स टू mg अपने पास है ही है। और हमने क्या कहा था किस मोमेंट पर ये हो रहा है, ये टाइम t इक्वल्स टू t0 पे हो रहा है। तो यहाँ मैंने लिख दिया at0। नोट करो हमने मैग्नीट्यूड लिया है। अच्छा, t0 हमारे पास आ गया kmg बाई a। एक इंफॉर्मेशन अपने पास यहाँ से निकल गया। अब आप समझिए कि हमें तो भाई डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी निकालना है और उसके लिए हम लोग पीछे के क्वेश्चंस में एक फार्मूला पढ़े थे, डिस्टेंस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन मॉड v dt, ठीक है। मतलब हमको वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, उसका मॉड लेना पड़ेगा, फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा एक टाइम इंटरवल के लिए, जो भी अभी मतलब क्लियर होता है। तो एक काम करो, अब पहले v निकालो। v निकालने के लिए देखो क्या करोगे। जब अपना बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दिया, व्हेन बॉडी हैज स्टार्टेड मूविंग, तब देखो क्या क्या हो रहा है। ये बॉडी है तुम्हारा, इधर
तुमने ये फोर्स लगाया है ना, इधर तुम्हारा मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। अच्छा, इस क्वेश्चन में और इस तरह के बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन को अलग अलग नहीं बताया जाता है, तो बेसिकली जो मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसी को हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना है आपको। अच्छा, अब बताइए बॉडी का मास m है, तो आपका इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना हो जाएगा? जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स हो जाएगा आपका F माइनस एफ एस मैक्स, और F को मैंने कह दिया 80 क्योंकि गिवन ही है, माइनस एफ एस मैक्स कितना था? एफ एस मैक्स को आप कह दो AT0, पीछे लिखा है, अब ध्यान देंगे आप। तो बेसिकली अपने पास T माइनस T0 इतना नेट फोर्स निकल गया। और फोर्स के बारे में हम लोग जानते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन को बेटा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे dv/dt। अच्छा, कभी ध्यान दे रहे होंगे कि हमने जो भी वेक्टर का साइन था सबको हटा दिया, क्योंकि शुरू में हमने ये देख लिया है कि बॉडी हमारा एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो हमारे लिए वो वेक्टर का अब कोई मीनिंग रहा नहीं। और इसके बारे में और डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो पीछे के 2-4 क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किए थे उसको आप आराम से देखो, समझो। अगर कुछ फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप हमको बता देना, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो बेटा यहाँ से मेरे पास जो आ गया, यहाँ से जो आ गया वो आ गया dv इक्वल्स टू a/m t माइनस T0 dt। अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, ऑब्वियसली, क्योंकि आपको भी निकालना है। सोचो जरा, अपना बॉडी तो इनिशियली कहाँ था? रेस्ट पे था, और टाइम t इक्वल टू 0 पर अपना बॉडी कहाँ था? रेस्ट पे था। लेकिन ध्यान दो, अब यहाँ पे गड़बड़ी होने का चांस है। हमारा बॉडी टाइम t इक्वल टू T0 तक रेस्ट में था, तो मैं यहाँ से लूँगा कि मेरा 0 है बॉडी का वेलोसिटी, कब? टाइम T0 पर। अब मान लो कि टाइम t पर जिस पे हमको निकालना है डिस्टेंस, उस पे वेलोसिटी है v, तो यहाँ पे गलती होने का चांस था, है ना, तो इसको हमने आपके लिए करेक्ट कर दिया है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको। अच्छा, अब जब बेटा हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे ख्याल से हमारा आ जाएगा, इधर तो v आ गया, और इधर हो जाएगा a/m, m और a कांस्टेंट है तो बाहर निकल गए। ये इंटीग्रेशन था हमारे पास, और t माइनस T0 dt, और t की वैल्यू T0 से स्टार्ट करके t तक जाना था। यहाँ पे आप क्या करोगे? आप सिंपली t माइनस T0 को ऐसे कुछ x पुट अप कर दोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो dt इक्वल्स टू dx हो जाएगा। ये कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया। दूसरा, अगर आप लिमिट निकालो तो यहाँ t रखोगे, यहाँ x रखोगे, जब t की वैल्यू T0 तो बेटा x की वैल्यू 0 हो गया, देखो ना, t की वैल्यू T0 रखने पर। और जब t की वैल्यू t ही है तो x की वैल्यू t माइनस T0 ही है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं a/m इंटीग्रेशन, यहाँ से लिखो 0 और यहाँ लिखोगे t माइनस T0 क्योंकि देखो बदल गया है, और ये तुम्हारा था x, ये था तुम्हारा dx। तो कुल मिला के a/m ये हो गया आपका x²/2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t माइनस T0। तो फाइनली हमारे पास a/m t माइनस T0 का स्क्वायर/2 ऐसे वेलोसिटी आ गया। अच्छा, ये देखिए, अब जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे डिस्टेंस निकालने के लिए तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो मॉड नहीं भी लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन हमेशा याद रखिए कि फार्मूला जब भी हम प्रैक्टिस करें तो करेक्टली लिखें ताकि हमारा हैबिट ना खराब हो जाए। तो अब बेटा यहाँ से डिस्टेंस निकालने के लिए s इक्वल्स टू वही लगाया हमने फार्मूला, मॉड v dt। तो ये आपका a/m, यहाँ से t माइनस T0 का स्क्वायर/2, तो यहाँ 2 लिख दिया मैंने, और आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। यहाँ भी बेटे कहाँ से कहाँ तक चलना है? जब हमारा टाइम मोमेंट T0 हुआ था तभी से मूव करना बॉडी स्टार्ट किया था, तो डिस्टेंस यहाँ से नापेंगे हम लोग, है ना, और फाइनली t पे नापना है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे
तो बहुत सिंपल सी बात है, पहले की तरह ही आप t माइनस टी नॉट को ऐसे ही मानोगे, x मानोगे। तो हम यहीं से दोबारा दिखा दे रहे हैं। तो ये बेटा हो जाएगा हमारा a/2m, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया dx, और यहाँ से हो गया 0 से लेकर के t माइनस टी नॉट तक। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल आंसर जो आएगा वो आ जाएगा आपका s इक्वल्स टू a/2m पहले से था, और ये x³/3 होगा, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, 0 से t माइनस टी नॉट तक ऐसे। तो a/3 2 जा 6 हो गया, 6m, ये t माइनस टी नॉट का क्यूब है ना। तो अपना जो बॉडी है इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा है ना टाइम t तक, जिसमें से हमने t नॉट की जो वैल्यू कैलकुलेट किया था वो था kmg/a के बराबर।